कल की तासिका में हमने देखा था शब्द भेदने का विकारी पाठ देखा था। आज हम देखेंगे अविकारी। अब मैंने कल आपको बताया था कि अविकारी का अर्थ होता है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, जो जैसे कि वैसे रहते, जो कि तो बने रहते हैं, इसलिए हम उसे अविकारी कहते हैं। उसमें सबसे पहला आता है क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है? हमने कल के पीरियड में देखा था कि क्रिया का अर्थ क्या बताया था हमने कि संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण, जहाँ पे इन तीनों का वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है उसे हम क्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण का अर्थ क्या होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। उसमें सबसे पहला आता है कालवाचक। कालवाचक मतलब होता है समय। उसके बाद है स्थान का मतलब है जगह। दान परिमाण मीन्स नापना या फिर तौलना। उसके बाद है रीति का मतलब होता है कि क्रिया कैसे हो रही है। अब उसका हम एक एक करके उदाहरण देखेंगे, व्याख्या देखेंगे। जैसे कालवाचक का मतलब होता है क्रिया होने का समय। अब क्रिया किस समय हो रही है? आज हो रही है, कल हो रही है, प्रातः काल हो रही है। ये सब क्या है? कालवाचक के उदाहरण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताती हूँ कि मैं कल गांव जा रही हूँ, यहाँ पे कल क्या दर्शा रहा है? आपके क्रिया के होने का समय दर्शा रहा है। अनदर एग्जाम्पल, आज मेरा हिंदी का पेपर है। यहाँ पे आज क्या दर्शा रहा है कि आपके पेपर होने का समय कौन सा है? आज। इसलिए ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इसके पश्चात आता है स्थानवाचक। अब स्थानवाचक का अर्थ क्या है कि जहाँ हम स्थान या फिर दिशा का बोध करते हैं। अब दिशा मीन्स डायरेक्शन भी हो सकता है और स्थान मीन्स जगह, आपको सबको पता है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है कक्षा में। देन सेकंड एग्जाम्पल जयपुर। यहाँ पे आप अलग अलग स्थानों का भी वर्णन कर सकते हो, अलग अलग दिशाओं का भी वर्णन कर सकते हो। जैसे कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, कक्षा में विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, मैं कल जयपुर जाऊंगा या फिर जयपुर यहाँ पे स्थित है। इन सभी का वर्णन हम कहाँ पे करते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में करते हैं। इसके पश्चात आता है परिमाणवाचक। अब परिमाण का मतलब होता है कि क्रिया के परिमाण का बोध। अब क्रिया किस तरह से हो रही है? जहाँ हम देखते हैं कि कम मात्रा में क्रिया का होना। जैसे मुझे थोड़ा कम ही खाना दो। अब कम का मतलब यानी आपको ज़्यादा भी नहीं चाहिए और एकदम अल्प मात्रा में भी नहीं चाहिए। आपने क्या बोला है? कम, यानी मुझे खाना कितना चाहिए? कम चाहिए है। अब ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, मुझे ज़्यादा मात्रा में आइसक्रीम खानी है। ये हो गया आपके परिमाण का उदाहरण। थोड़ा बहुत अगर मुझे खाने को मिल जाए तो वो भी मेरे लिए क्या है? बहुत है। अधिक मात्रा में जो भी आप चीज़ करते हो वह, यानी इन सभी का उल्लेख हम किस में करते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में। इसके पश्चात आता है रीतिवाचक। अब रीति का मतलब होता है कि क्रिया हम कैसे कैसे कर रहे हैं। जैसे कभी कभी हम बात करते समय बहुत ज़्यादा स्पीडली बात करते हैं, कभी कभी हम लिखते समय बहुत धीरे लिखते हैं, बारिश भी कभी कभी झमाझम आती है, बहुत ज़्यादा आती है, मूसलाधार आती है। इन सभी का वर्णन यानी क्रिया किस तरह से हो रही है। जैसे कक्षा में आप लोग बैठते हो तो बैठते समय आप लोग कभी कभी बहुत ज़ोर से बैठ जाते हो तो बेंच की आवाज़ होती है, तो वो क्या होता है? ज़ोर से बैठने की क्रिया। जैसे यहाँ पे धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। चलने की क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अचानक मेरे घर में मेहमान आ धमके। अब मेहमान आ धमकने की क्रिया कैसे हो रही है? अचानक। कभी कभी, अब यहाँ पे कभी कभी का बारिश कभी कभी ही आती है। मेरे घर में मेहमान कभी कभी आते हैं, यानी ये क्या है? रीतिवाचक, यानी क्रिया के करने का, यानी क्रिया किस तरह हो रही है? कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कभी कभी हो रही है, मूसलाधार हो रही है। इन सभी का वर्णन हम किस में करते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में करते हैं। यहाँ तक हमने देखा कि क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद है? 4 भेद है। उसमें पहला है कालवाचक, दूसरा है स्थानवाचक, तीसरा है परिमाणवाचक और चौथा है रीतिवाचक। अब हम इसके पश्चात देखेंगे संबंध सूचक अव्यय। अविकारी में दूसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय। अब संबंध में क्या होता है कि लास्ट टाइम हमने देखा था एक सर्वनाम का भेद देखा था हमने कि संबंध
वाचक सर्वनाम। अब उसमें हमने क्या किया था कि वाक्य में अनादर वाक्य के साथ उसका संबंध जोड़ा था। इसमें भी हम वही करते हैं, पर इसमें हम क्या करते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए हुए अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है के सामने, दरवाजे के सामने मैंने रंगोली डाली है। अब आपने रंगोली कहाँ डाली है, दरवाजे के सामने, इसलिए सामने क्या दर्शा रहा है कि आपने रंगोली कहाँ डाली है ये बता रहा है। देन उसके पश्चात के नीचे, पलंग के नीचे बिल्ली सोई हुई है। अब बिल्ली कहाँ सोई हुई है, पलंग के नीचे, इसलिए वो क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है पलंग का बिल्ली के सोने के साथ, इसलिए ये क्या है, संबंध सूचक अव्यय। इसके पश्चात है समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय का एक आप मराठी जब पढ़ते हो, मराठी में आप उभयनामी अव्यय पढ़ते हो, उसका और इसका सीधा अर्थ संबंधित होता है। जैसे समुच्चय में हम कहते हैं कि दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य जिन शब्दों द्वारा होता है उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर किंतु, परंतु, बल्कि आदि, इन शब्दों का प्रयोग हम इस पे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आज मैं स्कूल गई परंतु स्कूल बंद थी। अब परंतु ये क्या दर्शा रहा है, आप स्कूल गए और उसके पश्चात स्कूल बंद होना, इन दोनों वाक्यों का आपने साथ में जोड़ा है, इसलिए ये क्या है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उसके पश्चात परंतु, मैं बाहर गई परंतु मेरी माँ मेरे साथ नहीं आई, इन दोनों में आप बाहर जा रहे हो, आपकी मम्मी आपके साथ नहीं आ रही है, इन दोनों का भी संबंध दर्शाया जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय। यानी दो वाक्यों को या फिर दो शब्दों को जहां हम जोड़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसके पश्चात आता है सबसे आखिरी वाला विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि मतलब क्या होता है कि जिन वाक्यों में, जिन शब्दों में कर्ता द्वारा अपने फीलिंग्स व्यक्त होते हैं, यानी भावों को व्यक्त किया जाता है, जहाँ मनुष्य के आंतरिक और बाह्य भावनाओं को प्रकटन किया जाता है, उसमें हम उसको क्या, किस में दर्शाते हैं, विस्मयादि बोधक में दर्शाते हैं। जैसे सबसे पहला है हर्ष बोधक। हर्ष का मतलब होता है जहाँ आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अत्यधिक आनंदित होते, जैसे शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। उसके पश्चात आश्चर्य, क्या, अगर आपने बोला क्या तुमने ये कार्य सच में किया है, तो ये क्या दर्शा रहा है, आश्चर्य दर्शा रहा है। वहाँ बहुत अच्छा कार्य किया, ये भी क्या है, सडनली आपको जहाँ पे आश्चर्य होता है वह। उसके बाद तिरस्कार, घृणा, या फिर दुख व्यक्त करना, यानी ओहो बहुत बुरा हुआ, तिरस्कार, छी तुम कितने गंदे हो, इन सारे शब्दों के साथ हम विस्मयादि बोधक अव्यय को दर्शाते हैं। यानी कुल मिला के कितने भेद है अविकारी के, 4। कल के पीरियड में हमने देखा था कि विकारी के भी 4 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और आज हमने देखा था कि अविकारी के कितने भेद है, 4 भेद है, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। यानी कुल मिला के शब्द के कितने भेद है, 8 भेद है। इन सबको आज हमने जाना है। आगे हम इसके आगे वाला भाग देखेंगे। थैंक यू।